हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप जैक के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है। आज मैं एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दैट इज डायमेंशन। आपको मैं बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, डायमेंशन के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशन में बताऊंगा। सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सर। डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। सो व्हाट इज डायमेंशन? जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, जितने भी डिराइव्ड यूनिट है, आप उसको फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करो। जितने भी डिराइव्ड यूनिट है उसको आप फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करो, और जो फंडामेंटल यूनिट की पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, दैट इज द डायमेंशन। ओके, सारे डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखो, और फिर जो उसके पावर होंगे, उसके जो एक्सपोनेंट होंगे, दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। सो dimension, all the derived unit can be expressed in term of fundamental unit raised to some power. That power is called dimension. Clear? All the derived unit can expressed in terms of fundamental unit raised to some power, and that power is called dimension. कोई भी derived unit है, उसको आप फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख दो, और जो फंडामेंटल टर्म होंगे, फंडामेंटल यूनिट होंगे, उसके जो पावर होंगे, दैट इज द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर है? सो रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से? तो मास इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एल, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी। ठीक है, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए मास को कैपिटल एम से लिखा जाता है, लेंथ को कैपिटल एल से लिखा जाता है, टाइम को कैपिटल टी से लिखा जाता है। क्लियर है? अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, आई वांट टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन क्या? राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर है? राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो देखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं, मास को एज इट इज रहने देता हूं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? अब देखो, मैं ये भी लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू, टाइम को मैं उसी तरीके से रहने देता हूं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आ गए। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो, मास मेरे पास क्या आया? फोर्स इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब सारे के लिए देखो, रिप्रेजेंटेशन क्या? मास के लिए यही आया ना, फोर्स इक्वल टू मास 1 by टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज पाथ कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पाथ कवर्ड मींस दैट इज लेंथ। ठीक है, मास के लिए मैंने बोला था कैपिटल एम से लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज पाथ लेंथ, तो एल से लिखोगे। टाइम
टी से लिखोगे, ठीक है, और फिर टाइम फिर से टी से लिखोगे, मीन्स दिस इज मास लेंथ एंड टाइम टू द पावर 2, दो बारी टाइम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मास लेंथ एंड टाइम, नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज द डायमेंशन, मीन्स द डायमेंशन इज 1, -2 4 of mLT, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का आ गया m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मैंने किस तरीके से लिखा, किस तरीके से ब्रेक करा, मास को एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, फिर वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट करा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरीके से मैंने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डिस्क्राइब करा, डील कर दिया, देन आफ्टर दैट उसे ब्रेक करके फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करा, और स्टार्ट करके मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा। एनीथिंग जिसकी पावर छिपी हुई कुछ नहीं है, मीन्स दैट पावर इज 1, तो मैंने पावर लगा दिया, ठीक है। दिस इज द एक्सपोनेंट, डायमेंशन इज 1, 1 - 2 ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, क्लियर है। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। तो आई होप समझ आया होगा कि ये डायमेंशन है क्या, ठीक है। नाउ लिख लिए, नाउ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन से पहले एक मैं बात बोलना चाहता हूं दैट अब देखो हमारे पास ऐसे क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, सपोज दैट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या क्या होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, द फर्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये सारे क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे भी हमारे पास क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती है, क्वांटिटी, सम क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होती उसकी, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती, दैट इज मैंने लास्ट लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 में बताया था, स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट, दैट इज फॉर द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उसकी यूनिट मैंने बताया था, प्लेन एंगल की यूनिट मैंने बताया था दैट इज रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए मैंने बताया था स्टे रेडियन। तो रेडियन एंड स्टे रेडियन फॉर द प्लेन एंगल we can write plane angle having unit but no dimension, समझ रहे हो ना, एंड सॉलिड एंगल also having unit but no dimension, ठीक है। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, वो कौन से, प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1, ठीक है। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टे रेडियन, सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है बट उसकी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बताया दैट कि कुछ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, किसी की डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मतलब इसकी डायमेंशन नहीं है, मतलब इसकी यूनिट भी नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी है जिसकी यूनिट है बट डायमेंशन नहीं होते, ठीक है ना। और कोई कुछ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जिनकी डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि डायमेंशन हो बट यूनिट ना हो, क्लियर है ना, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोला हूं, ठीक है। नाउ application of
डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन डायमेंशन की? तो फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे? तो इसको जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए मुझे एक प्रिंसिपल को देखना होगा, एंड दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है फॉर करेक्ट इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ all terms written on both sides must be same. For correct equation, the dimension of all term written on both sides must be same. अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो जो डायमेंशन होगा दोनों साइड इक्वेशन के, LHS साइड और RHS साइड, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये बताता है कि आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई किसी की डायमेंशन x है, ये डायमेंशन x है और ये भी इक्वल टू x है, तो मैं ऐड कर सकता हूं x, सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूं जिसकी डायमेंशन सेम हो। समझ रहे हो? मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं सेम काइंड की क्वांटिटी को। मेरी बात समझ रहे हो ना? सेम क्वांटिटी को मैं ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। मीन्स क्या, जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन होगी, वो इसकी डायमेंशन होगी और वो ये इसकी डायमेंशन होगी, सारे की डायमेंशन सेम होगी। क्लियर है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इज सेम। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। The position of particle is changes with time t, which is given as x equal to a plus bt. Find the dimension of a and b. क्लियर है? क्या दे रखा? द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा पोजीशन, उसकी इक्वेशन दे रखी है। आपको डायमेंशन निकालना ए एंड बी का। तो मुझे मालूम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सॉल्यूशन देखो, मुझे मालूम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है? वो बोलता है, सपोज मेरे पास है दैट इक्वेशन x इक्वल टू ए प्लस बी टी। मुझे मालूम है जो x का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, वही bt का डायमेंशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जो x का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही bt का भी डायमेंशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो x क्या पोजीशन है, x इज पोजीशन, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी l। ठीक है, पोजीशन, लेंथ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी x इक्वल टू a मीन्स द डायमेंशन ऑफ l इक्वल टू a। तो मैं बोल सकता हूं a की डायमेंशन क्या होगी, l होगी। दिस इज नथिंग बट m0 l1 t0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a।
अब मुझे बीटी के लिए डायमेंशन देखना, तो मुझे पता जो डायमेंशन ए का होगा वही बीटी का होगा, जो डायमेंशन बीटी का होगा वही एक्स का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू बीटी। ठीक है, तो एक्स के लिए डायमेंशन मैंने देख रखा है एल है, बी का मुझे निकालना टी का टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड, तो टी लिख दिया मैंने। अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई टी। देखो पावर वन वन है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, मीन्स दैट एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन। और आप इसे लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 l1 t to the power minus 1. This is the dimension of b. This is the dimension of a, m0 l t minus 1 t0. ठीक है, a और b की मुझे डायमेंशन पता लग गई, तो मैं इस तरीके से डायमेंशन निकाल सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो ठीक है, मुझे पता है मैं उसी चीज को ऐड कर सकता हूँ, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, मतलब इनका जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, जो बीटी का डायमेंशन होगा वो ए के बराबर होगा, और ए का जो डायमेंशन होगा एक्स के बराबर होगा, और जो एक्स का डायमेंशन होगा वो बीटी के भी बराबर होगा। जो बीटी का डायमेंशन होगा वो ए के डायमेंशन के बराबर होगा, और जो ए का डायमेंशन होगा वो एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, और जो एक्स का डायमेंशन होगा बीटी के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब सारे का डायमेंशन सेम होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है, दिख रहा ना मैंने जो लिखा है? ठीक है, नाउ रब कर रहा हूं। अब देखो मुझे पता लग गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकता हूं। सपोज मेरे पास इक्वेशन है दैट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वेयर s क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या टाइम है, और a क्या एक्सीलरेशन है। पता है ना? अब देखो मुझे करना क्या, अब मैं लिख सकता हूं, मुझे सारे टर्म्स पता लग गए क्या क्या है। तो s इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला l होगा, दैट इज लेंथ। ut क्या है, ut देखो u इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो l बाई टी इंटू टाइम, t इज टाइम, तो उसके लिए t लिख दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये l बच जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद चेक करो दैट at स्क्वायर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था l बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए, मीन्स दिस इज अगेन l। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैंने किस तरीके से लिखा, या अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो यहां पे नहीं करो। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कैसे लिखा हूं, या फिर से अच्छे से कर देता हूं सपोज, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो u का लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, वेलोसिटी का लेंथ बाय टाइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड t का टाइम, एक्सीलरेशन का दैट इज लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर t टू द पावर 2 इंटू टी स्क्वायर, यही रहा ना। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पुट कर दो सारे को, s के लिए आप l लिखोगे, ठीक है, ut के लिए क्या लिखोगे, l बाई टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखोगे, l बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देखो टी स्क्वायर कैंसिल, टी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच गया, l, इक्वेशन क्या बचा, l इक्वल टू l प्लस हाफ l, यही इक्वेशन बना ना, l इक्वल टू l, टी कैंसिल हो गए, हाफ l टी स्क्वायर कैंसिल हो गए।
ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो, अब क्या करोगे, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, m0 L1 T0 इक्वल टू m0 L1 T0 प्लस हाफ m0 L1 T0। अब देखो सारे को देखो, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सारे सेम है, ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑल द टर्म्स in LHS side और RHS side is same, then the equation is correct। ठीक है ना, ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन ये होता है s इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर, तो अगर मैं डायमेंशन निकालता तो क्या निकालता, mL1 t टू द पावर 0 इक्वल टू m0 L1 t टू द पावर 0 प्लस m0 L1 t टू द पावर 0, सेम एज इट इज यही चीज होता है, बस हाफ नहीं होता। यहाँ पे देख रहे हो, हाफ, ये हाफ नहीं, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ नहीं, ठीक है। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट इक्वेशन ये सही है, ये गलत इक्वेशन है, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसकी कुछ लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट टॉक अबाउट द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की बात नहीं करता, ठीक है। सेकेंड थिंग कि मुझे अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो जरूरी नहीं कि इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट ये इक्वेशन रॉन्ग है, हाफ एटी स्क्वायर होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर नहीं होता, हाफ एटी स्क्वायर होता, ठीक है। मतलब मुझे अगर पता लग गया कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो जरूरी नहीं इक्वेशन करेक्ट है, रिलेशन करेक्ट है। बट अगर रिलेशन करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही होना है। ये बात को एकदम नोट करके लिख डालो कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं वो इक्वेशन करेक्ट ही होगा, बट कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। नाउ मैं क्वेश्चन देता हूं, देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकालोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan x प्लस टी, tan xt, देन t इज टाइम एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। तो क्या करोगे, tan xt दिस इज एंगल, तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो x इंटू टाइम पीरियड का t होगा 0, तो x इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो x इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, s इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्लियर है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, to find the conversion factor, ठीक है। अगर कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है, मुझे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना होगा, तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा, उनके बीच का जो कन्वर्जन फैक्टर होगा, वो मैं निकाल सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ दैट डायमेंशन, ठीक है। सपोज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला देख रखा है, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, ठीक है, देख रखा है ना, याद है ना, याद कर लोगे ये 1 2, ठीक है। एरिया के लिए दैट इज एरिया इज लेंथ स्क्वायर L इंटू बी L स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो एक लेंथ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, m t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई L। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, मीन्स दिस इज m1 L टू द पावर -1 t टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं क्या, प्रेशर इन SI यूनिट, SI
प्रेशर। तो मैंने क्या लिख रखा, mL/T-2, यही डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रखा। अब देखो मास को SI यूनिट में किससे मेजर करते हो, किलोग्राम, तो मैंने किलोग्राम लिख दिया पावर 1। लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, लेंथ को मीटर में मैंने लिख दिया पावर -1। टाइम को किस में मेजर करते हो, टाइम को दैट सेकेंड में मेजर करते हो, सेकेंड पावर -2। ठीक है, उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रेशर मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास को मैं मेजर करता हूँ एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ केजी में, लेंथ को मीटर में मेजर करता हूँ जिसकी पावर L⁻⁻1 है, मैंने -1 रखा। टाइम को सेकेंड में मेजर करते हो, सेकेंड का पावर -2 है तो मैंने वो रखा। सीजीएस में देखो सेम फॉर्मूला होगा, m1 L⁻⁻1 T⁻²। तो मास को किस में मेजर करते हो, सीजीएस सिस्टम में। देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने बता रखा, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने बता रखा कि किस तरीके से वहां पे सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर करा जाता है, दैट इज ग्राम, उसकी पावर 1, और सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते दैट इज पावर -1, और टाइम को सेकेंड में दैट इज -2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दिस एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं। अब होंगे क्या, देखो केजी ग्राम दोनों का पावर सेम है तो मैं लिख सकता हूं kg/ग्राम टू द पावर 1। फिर मीटर सेंटीमीटर दोनों लेंथ के टर्म है, दैट इज मीटर/सेंटीमीटर टू द पावर -1। और टाइम के लिए मैं लिख सकता हूँ सेकेंड टू द सेकेंड पावर -2। तो ये कैंसिल हो जाएगा सेकेंड सेकेंड, तो हमारे पास बचेगा क्या, दिस kg/ग्राम टू द पावर 1 एंड मीटर/सेंटीमीटर टू द पावर -1। ठीक है, अब देखो ये होने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो केजी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं या ग्राम से किलोग्राम में चला जाओ, मतलब एक यूनिट मुझे बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे को ग्राम में कर दे रहा हूँ। केजी 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, और नीचे ग्राम ही था दैट इज पावर 1। नीचे मीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर टू द पावर -1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कट गया, तो क्या बच गया 10 टू द पावर 3 जिसकी पावर 1 है। ठीक है ना, 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव पावर, और इंटू 10 टू द पावर -2, पावर ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया दैट इज 1 मीन्स दिस इज 10। समझ रहे हो, दैट 10 मतलब मेरे पास जो रिलेशन आया, मेरे पास क्या रिलेशन आया, दैट एसआई प्रेशर बाय सीजीएस प्रेशर इक्वल टू 10। तो एसआई प्रेशर इक्वल टू 10 इंटू सीजीएस प्रेशर। ये आ गया मेरा कन्वर्जन फैक्टर। मतलब अगर कोई भी प्रेशर सीजीएस में दे रखा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रेशर आ जाएगा आपका एसआई यूनिट में। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। किस तरीके से मैंने निकाला आप नोट डाउन कर लो, समझ गए हो आई होप, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप समझाया है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ फॉर दैट बोर्ड एग्जाम, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फॉर द आईआईटी जेईई नीट की वीडियो में तो उस वक्त मैं इतने इतने एक एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, यही मेरा मेन मोटो था दैट कि मैं वीडियो जब सीबीएसई के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बनाऊं तो नीचे तक लोअर लेवल की मैं जो कैलकुलेशन होती है उस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊं। ठीक है, समझ आया ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन,
थर्ड एप्लीकेशन क्या बोलता, इफ द इक्वेशन इज रॉन्ग, इफ द इक्वेशन इज रॉन्ग देन वी कैन राइट द करेक्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन है वो रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है, रीअरेंज मैं कर सकता हूं उसे और सही कर सकता हूं, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट then we can correct, ठीक है। if the equation is not correct then we can correct, फिर मैं करेक्ट कर सकता हूं। कैसे, देखो सपोज एक रिलेशन है h इक्वल टू आर रो जी बाई 2s cos थीटा, ठीक है। h इज हाइट, r इज रेडियस, रो इज डेंसिटी, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज सरफेस टेंशन, ठीक है। h इज हाइट, r इज रेडियस, रो इज डेंसिटी, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज सरफेस टेंशन, ठीक है। cos थीटा एंगल इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, और किसी कांस्टेंट की जो डायमेंशन तो होती नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, h इज हाइट, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l, रेडियस दिस इज अगेन l, लेंथ, रेडियस को लेंथ में मेजर करते हो, ठीक है। डेंसिटी दिस इज, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को मैंने m से रिप्रेजेंट करा, वॉल्यूम दैट इज लेंथ का क्यूब, l क्यूब, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने अभी बताया था, दैट इज l बाई टी स्क्वायर, t टू द पावर 2, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला होती मास अपॉन टी टू दी पावर 2, ठीक है। मैंने सारे का लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब सारे को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है। देखो कैसे पुट कर रहा हूं, L, ठीक है, L, H क्या हाइट मैंने बताया, ठीक है, L, तो मैं इक्वेशन में पुट करता हूं L इक्वल टू आर के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, फिर से L पुट करूंगा, ठीक है। और डेंसिटी के जगह पे m अपॉन L टू द पावर क्यूब, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज L अपॉन T टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय दैट m T टू द पावर 3, सॉरी T टू द पावर 2, क्लियर है, समझ रहे हो ना मेरी बात, सॉरी यहाँ पे L T टू द पावर 2 होगा, है ना, क्लियर है। L दिस इज फॉर द R, for the rho density m by L cube, for acceleration due to gravity L by T square, and for surface tension m by T to the power 2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे के टर्म को ऊपर ले जा रहा हूँ सो दैट कि कैंसिल करना मेरे लिए आसान हो जाए, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक L, दो L को कैंसिल करेंगे, एक बचेगा मास, L और 2L, और यहाँ पे नीचे 3L थे, तो L कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन एक L, दिस इज L टू द पावर 1, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में L है, मीन्स व्हाट, आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर इक्वेशन करेक्ट होता तो क्या आता है, L इक्वल टू L ही आता, बट ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो आप करेक्ट इसे बनाने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे का टर्म को ऊपर कर दो, मीन्स न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बना दो, ठीक है। तो h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये लिख दो, मीन दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। अब इसके लिए आप जब डायमेंशन निकालोगे तो l इक्वल टू l ही आएगा, ठीक है, मीन्स दैट m0 m0 L1 T0 इक्वल टू m0 L1 T0, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो ये आएगा, मतलब मुझे पता लग गया दिस इज द रॉन्ग इक्वेशन और हमने उसे करेक्ट लिख दिया, ठीक है। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, हमने किस तरीके से रॉन्ग इक्वेशन को करेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ द फोर्थ लिख लो, फोर्थ एप्लीकेशन, and this application is
important. Deducing the formula by knowing the factor on which the given quantity depends. आप फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको पता होगा कि वो जो क्वांटिटी वो किस किस फैक्टर पे किस किस अदर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, यू कैन मेक द फॉर्मूला. सपोज फोर्स डिपेंड ऑन एक्सीलरेशन एंड फोर्स डिपेंड ऑन मास. बट किस तरीके की डिपेंडेंसी है दैट वी आर नॉट नोइंग. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मुझे निकालना है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों इक्वेशन से. फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है मुझे. एक्सीलरेशन टू द पावर एक्स, मास टू द पावर वाई. ठीक है, फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक्सीलरेशन टू द पावर एक्स, मास टू द पावर वाई. ठीक है, अब देखो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिख रखा था m1 L1 t टू द पावर -2. ठीक है, कांस्टेंट a टू द पावर x लिखो. एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखते हो आप, ठीक है ना. कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इक्वल टू k. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m0 L t -2. ठीक है, टू द पावर x. मास का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज m टू द पावर y. अब मैं देखो पावर को मल्टीप्लाई कर देता हूं दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2 इक्वल टू सम कांस्टेंट m. देखो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है y, तो my हो गया. ठीक है, लेंथ में देखो, लेंथ के टर्म में देखो क्या क्या बचेंगे. लेंथ, एक लेंथ में x होगा मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ टू द पावर x. और टाइम में देखो, टाइम में क्या होगा, टाइम टू द पावर -2x. देख रहे हो ना, पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर दिया. ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया. समझ आ रही है या लिख दूं. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मास यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या मास y है, तो 0 + y दैट इज y, है ना. नाउ अब देखो कंपेयरिंग पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. कंपेयर करो पावर को, तो क्या होगा, फॉर मास, मास के लिए कंपेयर करो, फॉर मास. ठीक है, मास के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या y, तो मुझे पता लग गया y इक्वल टू 1. फॉर दैट लेंथ, फॉर लेंथ पावर को कंपेयर करो, लेंथ 1 है, इधर x है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 इक्वल टू x, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 1. फॉर टाइम, टाइम के लिए देखो यहाँ पे -2 है, इधर -2 है, मीन्स -2 इक्वल टू -2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स x इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, मुझे पता लग गया x की वैल्यू 1 आई एंड y की वैल्यू 1 आई, तो मुझे पता लगा दैट फोर्स इज नथिंग बट k a टू द पावर x y टू द पावर m टू द पावर y. पुट कर दो वैल्यू x की एंड y की, a टू द पावर 1 y m टू द पावर 1. समझ रहे हो ना. अब यहां से मैं लिख सकता हूं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मुझे कांस्टेंट का पता नहीं. ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मैंने ये निकाल दिया, डिड्यूस कर दिया. मुझे फैक्टर मालूम थे कि फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है और फोर्स मास पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, तो मुझे फैक्टर मालूम थे, मैंने फॉर्मूला को
डिराइव कर दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ देखो पेंडुलम देखियो ना, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पेंडुलम टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम वो लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सपोज पेंडुलम यहाँ पे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, वापस मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल करेगा, वो जितना टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मुझे मालूम है टाइम पीरियड डिपेंड करता है दैट मास ऑफ द बॉब पे, बट वी आर नॉट नोइंग किस तरीके की डिपेंडेंसी है। सपोज टाइम पीरियड डिपेंड करता है दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग कितना लंबा है, ठीक है, लेंथ। एंड टाइम पीरियड डिपेंड करता है दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जेड मैंने ले लिया, ठीक है, दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जेड। अब देखो, अब यहां से क्या करोगे, अब यहां से मुझे मालूम है डिपेंडेंसी, मुझे पता लग गया कि इस पे डिपेंड करता है, इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सारे को मिला के मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, m टू द पावर x, l टू द पावर y, g टू द पावर z। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू सम कांस्टेंट m टू द पावर x, l टू द पावर y, g टू द पावर z। ठीक है, मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या करो, सारे की डायमेंशन लिखना स्टार्ट करो। दिस इज टाइम, टाइम लिख दो, सम कांस्टेंट मास m to the power x, length l to the power y, acceleration due to gravity that is length t to the power minus 2 to the power z। ठीक है, सारे को एक बार खोल के लिख दो, मीन्स दैट z को मल्टीप्लाई करो लेंथ के साथ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, t इक्वल टू k m टू द पावर x, l टू द पावर y, और एक l यहाँ पे है जो z है, तो प्लस z। समझ रहे हो ना मैं कैसे लिखा हूं, या लिख दूं स्टेप से, ठीक है, लिख देता हूं, t इक्वल टू के m टू द पावर x, l टू द पावर y, यहां पे देखो l टू द पावर z भी होगा ना, और t टू द पावर माइनस 2 था और z भी है, क्लियर है, दिस z। अब देखो l दो जगह पे एक y है, l टू द पावर y, l टू द पावर z, तो पावर ऐड होते हैं, तो l टू द पावर y प्लस z हो जाएगा, मीन्स मैं लिख सकता हूं दैट t इक्वल टू k m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z, ठीक है, और t टू द पावर माइनस 2z। दिख रहा है ना, क्लियर है, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो मैं इस फॉर्मूला को क्या कर रहा हूं, अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं, दैट इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z, t टू द पावर माइनस 2z। बस इसी चीज को मैं लिखा हूं अच्छे से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयरिंग mlt on power of mlt on both साइड, मास, लेंथ एंड टाइम की जो पावर है उससे कंपेयर करो दोनों साइड में। ठीक है, फॉर m क्या लिखोगे, दैट 0 इक्वल टू x, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 0। फॉर l, ठीक है, l की पावर 0, देखो इधर l की पावर y प्लस जेड है, 0 इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। ठीक है, मैंने z को ये साइड लिया है। फोर टाइम, क्या लिख सकते हो, टाइम, टाइम का पावर देखो 1 है, उधर टाइम का पावर क्या माइनस 2z है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू माइनस 2 ऑफ z, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, z इक्वल टू -1/2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या होगा 1/2। मुझे x की वैल्यू पता लग गई, मुझे y की वैल्यू पता लग गई, मुझे z की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब पुट कर दो ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये देखो हमारा
फर्स्ट इक्वेशन पुट करो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट m टू द पावर 0 l टू द पावर हाफ एंड t टू द पावर सॉरी g टू द पावर माइनस हाफ, यही आएगा ना, m y l टू द पावर हाफ g z। ठीक है, इक्वेशन देख रहे हो ना, यहां से देखो इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू दैट k m टू द पावर x l टू द पावर y और g टू द पावर z। तो सारे को पुट करो, t इक्वल टू k m टू द पावर x, x इज 0, l टू द पावर y, y इज हाफ एंड g टू द पावर माइनस हाफ z। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम उसको उसकी टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, मास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पे। ठीक है, टाइम पीरियड में तो मैं यहां से लिख सकता हूं टाइम पीरियड इक्वल टू सम कांस्टेंट L बाई जी अंडर रूट। समझ आया, मतलब मैंने निकाल लिया द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मैंने एक फॉर्मूला को डिड्यूस कर दिया बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग। ठीक है ना, इस फॉर्मूला की, इस एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन है, ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी आप डिराइव कर सकते हो, तभी आप डिड्यूस कर सकते हो जब आपको डिपेंडेंसी पता होगी कि किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको डिपेंडेंसी पता होना चाहिए, और ये डिपेंडेंसी किस तरीके का होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला, तभी ये एप्लीकेशन यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायमेंशनल एनालिसिस को कवर कर लिया। तो हमने देखा दैट व्हाट इज डायमेंशन, फिर हमने देखा दैट डायमेंशन के बाद मैंने एक प्रिंसिपल देखा, दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता, ये बोलता है इन अ सर्टेन इक्वेशन और करेक्ट इक्वेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन होंगे वही राइट साइड में भी होंगे इक्वेशन, सेम उनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो सेम डायमेंशन वाली चीज को ही ऐड करोगे, अगर आपको कोई सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम डायमेंशन वाली चीज को ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, मीन्स क्वांटिटी मस्ट बी द सेम। फिर हमने देखा दैट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा कि करेक्टनेस को चेक करना, कोई भी इक्वेशन दे रखा तो आप करेक्टनेस, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है ये चेक कर सकते हो। एंड सेकेंडली हम लोगों ने देखा दैट कन्वर्जन फैक्टर, दो सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर मुझे जाना है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होंगे, दैट हमने कन्वर्जन फैक्टर देखा। फिर थर्ड हमने देखा दैट अगर इक्वेशन रॉन्ग है तो आप इक्वेशन करेक्ट उसे कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर हमने देखा द फोर्थ एप्लीकेशन दैट कि आप फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको डिपेंडेंसी पता है। ठीक है, कोई क्वांटिटी अगर किस पे डिपेंड कर रही है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है वो पता लग जाए तो आप फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज आप हार्डवर्क करते रहो, वीडियो को देखते रहो, एक बारी नहीं समझ आता 2 बारी देखो, 2 बारी नहीं समझ आता 3 बारी देखो, और मेहनत करते रहो सो दैट कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो थैंक यू।